हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, रूल्स एंड लॉज विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकम मेजर हिंड्रेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम बिगिनिंग की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, काफ़ी पहले की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए थे, लॉज बनाए थे, किस चीज़ को लेके, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेके, यानी जो ट्रेड करना होता है, बिजनेस करना होता है, इन सब चीज़ों को लेके जो रूल बनाए थे वही मेन हिंड्रेंस यानी मेन प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से हमारा देश ग्रो नहीं कर पा रहा था, डेवलप नहीं कर पा रहा था, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्योंकि यार पहले बहुत ही सारे रूल्स थे। जैसे कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर बिज़नेस को बढ़ाना है तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्राइवेट इंडिविजुअल जो है कोई भी बिज़नेस ऐसे अपनी मनमर्जी से स्टार्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे रूल्स थे। लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस टू पुट एन एंड टू दीज रेस्ट्रिक्शंस एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। सो लिबरलाइजेशन जो बेसिकली हम लेके आए, उसने इन सब चीज़ों को एंड कर दिया। यानी जो भी ये रेस्ट्रिक्शंस थे कि भाई आपको ये परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सारी चीज़ें इसकी वजह से बंद हो गई। ओपन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, यानी सारे सेक्टर खोल दिए, यानी किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि भाई कोई भी आओ और जैसे मर्जी जो मर्जी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। दो अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन के कुछ मेजर्स यानी कुछ पॉलिसीज़ आई थी, 1980 में आई थी। किस चीज़ को लेके आई थी? जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लेके। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है कि इंडस्ट्री खोलने से पहले क्या होता था, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये चीज़ें हटा दी गई थी कि भाई आप जो मर्जी अपना इंडस्ट्री खोलो, अपना बिजनेस करो, अभी कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है या फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म पॉलिसीज़, ये मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी थी जो 1980 में आ गई थी, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो बच गई, वो 1991 में आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। यहाँ पे लिखा ना मोर कॉम्प्रहेंसिव, इसका मतलब है कि 1991 में 1980 से ज़्यादा पॉलिसीज़ आई। कॉम्प्रहेंसिव यानी ज़्यादा एक्सटेंडेड जो आई आपकी पॉलिसीज़ आई, और ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज़ आई, जिससे कि हम जो है और आगे ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। लेट us study some important areas such as the industrial sector। so अब हम स्टडी करेंगे, यानी डिटेल में पढ़ेंगे। किन किन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर विच रिसीव्ड ग्रेटर अटेंशन इन एंड आफ्टर 1991। सो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या हुआ, इन सब में बहुत सारी हमें फ्रीडम मिली, वो सभी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली क्या चीज़ हुई, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज़ खोलने की इधर बात हो रही है, और डी रेगुलेशन का मतलब है कि डी शब्द जहाँ लग जाता है ना, उसका मतलब उसका अपोजिट हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट जो है ये सब चीज़ें रेगुलेट नहीं करती थी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में हो गई थी, गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ कुछ ही सेक्टर रह गए थे। इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज। सो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू स्टार्ट अ फर्म। यहाँ क्या था, पहले था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी फर्म स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, या फर्म को क्लोज करना चाहता है, या अपनी डिसाइड करना, ये सोचना चाहता है कि मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दूं, तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है पहले गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट हाँ करती है तो ठीक है, वरना चुपचाप मुंह बंद करके एकदम बैठे रहो। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। पहले जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनको परमिशन ही नहीं थी कि आप इंडस्ट्रीज़ खोल सको अपनी मन मर्जी की। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कुछ गुड्स ऐसे थे जिन्हें रिजर्व कर दिया गया था, किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सिर्फ ये छोटी इंडस्ट्रीज़ इनका प्रोडक्शन कर सकती है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं कर सकती है। कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी प्राइस फिक्स करने पे भी कंट्रोल था। भाई अपनी मर्जी से आप प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, या अगर कोई प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, यानी कुछ और
ट्रेड करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट का बेचना चाहते हो, तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते हो। हर एक छोटी चीज़ के लिए आपको बार बार इतना पेपर वर्क करना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मैनी ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस। सो 1991 में जो ये पॉलिसीज़ आई, इसने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी है, जितनी भी अभी हमने पढ़ी है ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज। सो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है वो अबॉलिश्ड यानी हटा दी गई कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के। कौन से थे वो? जैसे अल्कोहल, सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये इन प्रोडक्ट को छोड़ के क्या हुआ, बाकी सब चीज़ें में प्राइवेट इंडिविजुअल आ सकता था, बिजनेस कर सकता था। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर आर अ पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो अब क्या हुआ, लेकिन अभी करंटली की बात करें हम तो क्या हुआ, अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं? इसका क्या मतलब है? पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, इसका मतलब है कि सिर्फ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज़ को खोल सकती हैं और कोई नहीं खोल सकता। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी या रेलवे से रिलेटेड अगर कुछ है, जैसे रेल्स वगैरह हैं, ये भी सिर्फ गवर्नमेंट की होती है, अपनी खुद की रेल नहीं चला सकते आप। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। अब जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस करते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसको डी रिजर्व कर दिया गया, यानी चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, सब लोग गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइजेस। अब क्या हुआ कि अगर कोई इंडस्ट्री अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करना चाहती है तो भाई आपकी इच्छा है, आप अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर सकते हो, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स यानी चेंजेस आए। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है भाई? देखो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, कौन से? कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो ये सभी चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं। इनसे ही रिलेटेड अब चीज़ें पढ़ेंगे। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भाई फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने का मतलब है इसके रूल्स कौन बनाता है, इसके लॉज कौन बनाता है? आरबीआई। आरबीआई ही सब कुछ डिसाइड करती है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। You may be aware that all the banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulations of the RBI। भाई सब इस बात से सबको पता है ये बात, चाहे कोई बैंक हो चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, उसके रूल्स एंड लॉज कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves। RBI डिसाइड करती है कि भाई जो एक बैंक है वो अपने पास कितना पैसा रख सकता है, ये अमाउंट भी आरबीआई डिसाइड करेगी। बैंक के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि अपनी मर्जी से करोड़ों रुपए अपने पास संभाल के रख ले, नहीं। फिक्स्ड इंटरेस्ट का क्या रेट होगा, ठीक है। नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर, हर एक सेक्टर में चाहे टर्जरी हो चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, किसको कैसे उधार दी जाएगी, लोन दिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, कितने समय के लिए दिया जाएगा, सारी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करेगी। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज़ टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई। तो इसका एम क्या था? फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म आए, चेंजेस आए फाइनेंशियल सेक्टर में, भाई इसका मेन एम ये था कि आरबीआई का रोल कम करना है। आरबीआई पहले थी रेगुलेटर, यानी सब कुछ रेगुलेट करती थी, हर एक चीज़ पे कंट्रोल करती थी, अपना रूल्स बनाती थी, लॉज चलाती थी, अपनी मर्जी चलाती थी आरबीआई हर चीज़ में। लेकिन अब उसको रेगुलेटर नहीं है, वो अब क्या है? फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर यानी सिर्फ वो चीज़ में हेल्प करती है हर एक सेक्टर में, ठीक है। इंटरफेयर नहीं कर सकती है डायरेक्ट कि भाई मैं कहूँगी ऐसा या मैं कहूँगा ऐसा तो तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ फैसिलिटेटर है, यानी सिर्फ सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, चीज़ों को आसान करने की कोशिश करती है, लेकिन अपना धौंस नहीं जमाती हैं, ये बोल सकते हैं, चौधरपंथी नहीं दिखा सकती हैं। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। सो इसका मीनिंग ये है कि फाइनेंशियल सेक्टर को अब परमिशन है, अलाउड है इस चीज़ की, भाई आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हैं, आपको आरबीआई को कंसल्ट करने की यानी आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकते हैं। द रिफॉर्म पॉलिसीज़ लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स।
रिफॉर्म पॉलिसीज़, यानी अभी जो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है इसकी वजह से प्राइवेट बैंक भी आ गए, यानी प्राइवेट बैंक में इंडियन बैंक भी है और कुछ फॉरेन बैंक भी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वर रेज टू अराउंड 74%। और यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट का क्या मतलब है कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी आके यहाँ पे बैंक खोल रही है अपने देश का, तो वो 74% पैसा इन्वेस्ट करेगी और बाकी का जो पैसा बच गया, ठीक है, वो सारा पैसा किसके पास जाएगा, अपना इंडिया वाले लगाएंगे, ठीक है। मतलब 100 में से 74% फॉरेन का हो सकता है और जो बाकी पैसा बच गया 26% बच गया वो इंडिया का पैसा होगा। Those banks which fulfill certain conditions have been given freedom to set up new branches without the approval of the RBI. So अगर कोई बैंक है, ठीक है, और वो सारी कंडीशंस को पूरा करता है तो उसको इस बात की फ्रीडम दी जाती है कि भाई तुम नई ब्रांच खोल लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें RBI से परमिशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड रेशनलाइज देयर एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क, सर अपना जैसे मर्जी अपनी ब्रांच को जहाँ मर्जी खोलो, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड। हाँ, और बैंक को ये भी तुम्हें परमिशन दी गई कि भाई अगर तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए तो चाहे तुम इंडिया से ले लो चाहे अब्रॉड से ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। Certain managerial aspects have been maintained with the RBI to safeguard the interest of the account holders and national foreign institutional investors। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि भाई देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी RBI है उसको भाई थोड़े बहुत राइट दिए गए कि भाई तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं, यानी बैंक में जो लोग अकाउंट खोलते हैं या नेशन में जो भी लोग आ जाते हैं भाई, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, जो भी हो आपके बैंक में अकाउंट खोलता है वो, तो भाई उसका इंटरेस्ट सेफगार्ड होना चाहिए, यानी उसके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। RBI जो एक्शन ले सकता है इसके अगेंस्ट। आगे देखो क्या लिखा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII जो है, चाहे वो कोई भी हो, फॉरेन का मतलब बाहर का बंदा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कोई भी अगर कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो चाहे कोई मर्चेंट बैंकर है, चाहे कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, पेंशन फंड से रिलेटेड है, वो ठीक है इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। सर वीडियो ख़त्म, नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो।